बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की बड़ी खबरें, सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा जिरगा। अच्छी बात यह है कि वफाक और गवर्नर KPK, CM KPK और मोहसिन नकवी साहब आज तमाम लोग KPK में इकट्ठे हुए और तमाम तर मसाइल के हल की जानिब गुफ्तगू की गई। होपफुली पॉजिटिव है कि अब कोई ना कोई इंशाल्लाह बेहतरी का हल निकाला जाएगा जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर होगा। बट यहाँ पर एक दफ़ा फिर से सवाल ये उठता है कि अली अमीन गंडापुर साहब का KP हाउस से गायब होना, असेंबली में नमूदार होना और तमाम तर वो धमकियां एक दूसरे को और इवेंचुअली इकट्ठे बैठ जाना, सियासत में क्या क्या हो रहा है उसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। एंड एट द सेम टाइम आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब एंड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात भी हुई है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की डेट और इकट्ठा मुसव्वदा एंड ऑल दैट वो डिस्कशन भी हुई है। उसके ऊपर भी इत्तफाक राय हो गया उनका, जो भी अमेंडमेंट्स वो गवर्नमेंट एट दिस मोमेंट लाना चाह रही है। इन टॉपिक्स पे आज बात करेंगे कि बज़ाहिर हुकूमती इत्तेहाद तो कॉन्फिडेंट दिखाई देता है कि यार वॉट एवर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दे वांट वो मूव की करेंगी आगे, बट एट द सेम टाइम मौलाना फजलुर रहमान साहब JUIF के नंबर्स के बगैर, उनके सेनेटर्स, उनके MNAs के बगैर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो तरमीम की जा सकेंगी? क्योंकि कल रात की असलम गौरी साहब की स्टेटमेंट है कि जनाब अभी तक हमारा इत्तफाक राय नहीं हुआ और बहुत क्लैरिटी से 2-3 चीज़ों के ऊपर JUIF ने स्टैंड लिया हुआ है और वो आज भी प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर खड़े हुए। इन्हीं टॉपिक से बात करेंगे। मेरे पहले सेगमेंट में हमारे एंकर पर्सन समीना पाशा साहबा होंगी और सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ माजिद निजामी साहब होंगे। समीना साहबा अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। ठीक ठाक हैं जी, आप खैरियत से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। समीना साहिबा, 2-3 दिन पहले की जरा फुटेजेस और सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें मोहसिन नकवी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, कुंडी साहब एट वंस आज सारे इकट्ठे बैठे हुए नजर आए हमें पेशावर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विजुअल्स भी थे, बट ये सियासत कैसे कैसे रंग दिखाती है? बस ये इसी का नाम सियासत है और मैं तो वैसे इसको अप्रिशिएट करती हूँ कि ये जरूरी नहीं होता कि आप सियासत में हर वक्त एक एग्रेसिव टोन रखें और हर वक्त आप एक बिल्कुल हावी होने की कोशिश करते रहें एक दूसरे पे। जहां पे बात मेरा ख्याल है बल्कि ज्यादातर कोशिश यही करनी चाहिए कि बात बैठकर बातचीत के जरिए फाहम तफहीम से हल हो सके, क्योंकि सियासत इसी चीज का नाम है, दलील का नाम है, बात करने का नाम है, फाहम तफहीम और रास्ता निकालने का नाम है। तो ये ज्यादा खुशाइन बात है। अक्सर लोग, मैं देख रही थी इस पे अली अमीन गंडापुर पे बहुत तनकीद भी कर रहे थे कि जी कल आप उनके साथ इस तरह बात कर रहे थे, उन्होंने आपके साथ ये किया, उन्होंने आपके साथ वो किया, आज आप किस मुंह से उनको बुला रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक जबरदस्त जो सियासतदान होता है उसकी यही खासियत होती है कि जहां पर बातचीत के जरिए मसले का हल हो वहां पे बैठकर ही बात करनी चाहिए। और ये तो जंगों में भी यही होता है, जो मुतहारिफ ग्रुप्स होते हैं वो आखिर में टेबल पे बैठते हैं और बातचीत करते हैं। तो ये बहुत खुशाइन बात है कि बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि ये बैन करने से भी पहले, ये जरगे में जो बहुत ही नाखुशगवार वाकया पेश आया, ये जो फायरिंग वगैरह हुई, ये सब चीजें होने से पहले ही अगर वफाकी हुकूमत ये स्टेप लेती और KP हुकूमत को ये इख्तियार देती और वो उनके मैंडेट के साथ मुज़ाकरात करके अमन-ओ-अमान के सिलसिले को बेहतर करने के लिए जो भी तजावीज होती है उस पर अमल दरामद करते, तो ये आइडियल सिचुएशन होती है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से कीमती जाने भी गई, लेकिन बहरहाल अभी भी ये एक अच्छा जेस्चर है और मैं समझती हूँ ये खुशाइंद है, अच्छी तरीके से इसको हैंडल किया है अली अमीन गंडापुर ने। फेयर इनफ। माजिद भाई, यहाँ पर आज दलील मोहसिन नकवी साहब के पास थी या अली अमीन गंडापुर साहब के पास थी? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है दोनों असहाब का दलील से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है। वजह यह है कि दोनों अपने अपने मफादात के तहत ये सारे मामलात लेके चल रहे हैं जी। और इसको हम, मेरा ख्याल है कि इन वाकयात की टाइमिंग को अगर हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि ऑपोजिशन को उसी वक्त हुकूमती तवज्जो मिलती है कि जब वो कोई अच्छा प्रोटेस्ट करें या हुकूमत पर दबाव डालें। मेरा ख्याल है कि अगर डी चौक पे ये मुजाहरा ना होता और जलाओ घिराव ना होता तो शायद हुकूमत की जानिब से इस तरह की या रियासती इदारों की तरफ से इस तरह की कोई ऑफर ना की जाती। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की सियासत में कि आपको बहरहाल दबाव डालना पड़ता है, उसके बाद ही रियासत या हुकूमती इदारे आपके साथ कुछ ना कुछ मुफाहमत की बात करते हैं। इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि अगर हम इसको रिलेट कर सकें इमरान खान साहब से जो मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है उससे, क्योंकि तहरीक इंसाफ में ये बड़ा पुराना मसला है कि लोग बात करना चाहते हैं, आगे चलना चाहते हैं, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को इनिशिएट करना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब बानी PTI के पास ये मामला जाता है तो फिर वहां पे चीजें जाके खराब हो जाती हैं। इसमें हमने माजी में भी देखा कि बहुत से लोग मुज़ाकराती अमल से पीछे हट गए क्योंकि उन्हें पता था कि जब ये मामला खान साहब के पास जाएगा तो मुश्किलात होंगी। इसलिए ये जो 15-20 दिन है इसके अंदर अगर तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी या
केपी गवर्नमेंट के साथ कहीं ना कहीं कुछ चीजें बेहतर कर लेती है, तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के लिए ये बेहतर होगा। उसके बाद फिर जब इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल आएगा तो फिर पार्टी उसको डील लेकिन माजिद साहब, वो एट एनी पॉइंट अगर ये कोई मामला तय कर भी लेते हैं और बानी पीटीआई की कोई डायरेक्शन आ जाती है तो रिवर्स गियर तो उनको लगाना पड़ेगा फिर वहां पे भी। जी बिल्कुल लगाना पड़ेगा, लेकिन हमारे सामने अगस्त की मिसाल मौजूद है कि जिसमें इमरान खान को कन्विंस कर लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया था। तो अगर ग्राउंड पे कुछ चीजें बेहतर होंगी तो मुझे लगता है कि शायद वहां से भी कोई पॉजिटिव जवाब आएगा। उसकी वजह यह है कि पार्टी क़यादत इस चीज को रियलाइज कर चुकी है कि तहरीक इंसाफ को इस तरह से मुसलसल ऑपोजिशन में रहना मेरा ख्याल है कोई फायदा नहीं हो रहा, और कारकुनों की हिम्मत भी टूट रही है, नाउमीदी में इजाफा हो रहा है, और जिस तरह की पार्टी में इख्तलाफात मौजूद हैं और क़यादत में और कारकुनों में जो एक फर्क मौजूद है, उसके बाद ये सोच पाई जाती है कि मामलात को अब बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, वरना ये जो एहतजाजी तहरीक शुरू करने का जो एक इम्पैक्ट है या तासुर है, यह दिन ब दिन खराब होता जाएगा और फिर जो दबाव डालने की कोशिश तहरीक इंसाफ कर रही है वो नहीं डाला जाएगा। समीना साहबा, इसमें एक चीज हमने पिछले 2 दिनों में विटनेस की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना खैबर पख्तूनख्वा में और बैरिस्टर सैफ 2 पोल्स अपार्ट हमें दोनों नजर आए, बट इवेंचुअली आई थिंक ज्यादा ताकतवर तो मुझे जाती तौर पे बैरिस्टर सैफ लगे। उनका स्टांस या वो जहां पर भी खड़े हुए हैं वो ज्यादा ताकतवर लगे। क्या ये डिवीजन वहां से केपीके से निकलकर आगे विफाक में और ये मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सारी एज अ पार्टी उसमें भी आगे फैलेगी या यहीं पर मामला खत्म हो जाएंगे? बात यह है कि बैरिस्टर सैफ ना ताकतवर है ना मोहसिन नकवी ताकतवर हैं। वो जिनके नुमाइंदे हैं असल में वो ताकतवर हैं, और उनके नुमाइंदे आपको मुख्तलिफ जगहों पर मिलते हैं, हर सूबे में भी मिलते हैं, आपको मुख्तलिफ ओहदों पे मुख्तलिफ महकमों में मिलते हैं, मुख्तलिफ कैबिनेट्स में भी मिलते हैं, सेनेट में भी मिलते हैं। तो वो बहुत ताकतवर एक पार्टी है, उसके नुमाइंदे हैं बेसिकली। जहां तक ये बात है कि ये डिवीजन है, ये बिल्कुल डिवीजन हमें एक नजर आती है, और ये एक मुझे तो पॉजिटिव डिवीजन नजर आती है। ये अच्छी बात है कि पार्टीज में ये कल्चर, अगर हमारी पार्टीज में ये कल्चर अब डेवलप हो रहा है कि जहां पर हम देखें कि जी लोग जो है वो अपनी पार्टी लीडर पर इवन तनकीद करें, पार्टी लीडरशिप के ऊपर जो है वो तनकीद करें, और उसको तनकीद को फिर सुना भी जाए। अगर उसके ऊपर फौरी रिएक्शन आता है, कभी कभी उस पर अमल भी हो जाता है उस तनकीद के जवाब में, तो वो भी अच्छी चीज है। लेकिन अगर नहीं भी होता तो ये एक हेल्दी कल्चर है कि तनकीद हो। अब इस वाले मामले में बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि बैरिस्टर सैफ जो है वो एक तगड़ी नुमाइंदगी है, और उनको उनकी जगह से हिलाना इतना आसान नहीं है केपी गवर्नमेंट के लिए। लेकिन देखिए, केपी गवर्नमेंट कोई पाकिस्तान में अलग से प्लैनेट नहीं है, वो इसी मुल्क का एक हिस्सा है। और हम ये नहीं कह सकते कि अगर वहां पे पीटीआई की हुकूमत है तो वो बिल्कुल एक ऐसा ही हुकूमत है जो कि आइडियल पीटीआई या कोई भी जमहूरी हुकूमत जो वो हमें दिखाते हैं या बताते हैं या चाहते हैं, तो वो वहां पे कायम हो गई है। तो सबको पता है कि वहां पे अभी भी वो एक बहुत मुश्किल किस्म की हुकूमत कर रहे हैं, जहां पर उन्हें अपने कारकुनों की तरफ से भी दबाव का सामना है, उसके साथ साथ उन्हें एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी दबाव का सामना है। विफाकी हुकूमत उनके साथ मामलात पर ताउन उस तरह से नहीं कर रही, तो वो भी उन्हें एक बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर भी जैसी भी है, लेकिन एक शेल्टर उनको वहां पे मिला हुआ, एक पावर है उनके पास वहां पर जो कि उनके लिए बहुत जरूरी भी है। तो अली अमीन इन तमाम चीजों को मैनेज करके ही अब हुकूमत कर रहे हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है उनकी कोशिश ये होती है कि सबको कुछ ना कुछ जरूर मैनेज कर लें ताकि सिलसिला चलता रहे, बिल्कुल एक डेडलॉक ना हो। और ये मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि जो एक दबाव बनाया गया है उसी की वजह से फिर कोई ताकतवर आपसे बात करने के लिए मजबूर होता है। अगर आप खामोशी से जुल्म सहते जाएं, चुप करके एक तरफ बैठे रहें, तो कौन आपकी सुनेगा। तो ये है कि इन्होंने मजामत की है, बहुत ज्यादा लंबी हो गई है तहरीक इनकी, बहुत ज्यादा एहतजाज हो गया। अब हर कोई मेरा ख्याल है इस क्योस की सिचुएशन से निकलना चाहता है, मुल्क को निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। माजिद साहब, समीना साहिबा सेड पावर टॉक्स टू पावर, ये पावर टॉक्स टू पावर के अंदर मौजूदा हुकूमत जो है इसके लिए कोई घबराने का टाइम हुआ चाहता है या अभी तक सब अच्छा की रिपोर्ट है? देखिए, इस हवाले से अगर हम साजिशी कहानियों की तरफ ना भी जाएं तो हमारे सामने ये मिसाल मौजूद है कि पिछले 25 साल में असम्बलीज ने तो अपने टर्न्योर मुकम्मल किए हैं, लेकिन उसमें प्राइम मिनिस्टर्स हमेशा बदलते रहे हैं। तमाम असम्बलियों में हमारे पास 2-2 वज़ीर आज़म हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल बात कार्ड्स पर मौजूद होती है कि असम्बली के अंदर से ही चेंज लाई जाए। लेकिन इसको जब हम तहरीक इंसाफ की केस स्टडी से मिला के देखते हैं तो मुझे फिलहाल ऐसा कोई तासुर नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि
अभी तो मेरा ख्याल है हम इसे बारिश का पहला कतरा कह सकते हैं। तो तूफान बादो बारा में अभी खासा वक्त बाकी है, और मुझे नहीं लगता कि अगर ये चीजें प्रॉपर टाइमलाइन के साथ भी चलती हैं तो इस तरह की बड़ी तब्दीलियां होंगी कि तहरीक इंसाफ जो है वो गवर्नमेंट में आ जाए या मुस्लिम लीग नून उनसे परेशान हो। हाँ, मुकदमात के अंदर, गिरफ्तारियों के अंदर कमी आ सकती है, उनके ऊपर जो एक लेवल ऑफ थ्रेट है उसे कम किया जा सकता है, बातचीत की लेकिन जा भाई सकती साहब यहाँ पर एक और फैक्टर भी तो है ना, जिस तरह हम रिसेंटली देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक्टिव नहीं, हाइपर एक्टिव है एट दिस मोमेंट, टेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड ऑल। फ्रंट फुट पे जहां पर मोहसिन नकवी साहब थे, अब वो पिछली सीट पे चले गए, ड्राइविंग सीट के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, एलआई भी हैं, हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा भी हैं, तो यहां से भी तो कुछ डेवलपमेंट हो सकती है ना। देखिए, इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि जो सुबकी और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है गैर मुंतखब काबीना के अफराद को, जिनमें आजम नजीर तारड़ और गैर मुंतखब काबीना के अफराद उसमें ये बात वाजे हो गई थी कि बहरहाल ये काम जिनसे लिया गया है वो नहीं कर सके। तो इसलिए फिर एक नए लीडर की तलाश थी कि जो हैसियत में भी उनसे बड़ा हो और जो मुस्लिम लीग नून से भी ना हो, ताकि इसके अंदर एक शफाफियत का तासुर कायम किया जाए। इसलिए बिलावल भुट्टो उसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से रिलेट करते हैं, अपनी वालदा की ख्वाहिशात बताते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी को चेंज किया गया है। और तीसरी इसकी वजह यह भी हो सकती है कि बहरहाल पीपल्स पार्टी ने पिछले कुछ अरसे में इस्टेब्लिशमेंट से हर बड़े मामले पर ताउन भी किया है, तो वो अपने आप को एज ए बेहतर उम्मीदवार तो पेश करते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो भी पाएगा या नहीं, मुझे इसमें अभी काफी अगर मगर नजर आते हैं। समीना साहिबा, यहाँ पर शफाफियत के मामले के लिए एज माजिद साहब सेड के बिलावल साहब को आगे लाया गया है, बट एट द सेम टाइम वो एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं कि मंसूर अली शाह साहब हो सकता है जजेस को कंट्रोल ना कर सके। सो ये किस किस्म की शफाफियत है कि जहां पे एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, चेयरमैन पब्लिक को आके नेशनल टेलीविजन के ऊपर ये बता रहा है कि हमारे मुल्क के जजेस जो है उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए और वो कंट्रोल्ड होते हैं। खैर, इस हुकूमत के साथ तो शफाफियत की बात करना बिल्कुल एक जोक ही है। मेरा ख्याल है एक मजाहिया बात हो सकती है, क्योंकि जो आए ही शफाफियत के प्रोसेस से, छलनी से आए ही नहीं है, तो उनसे हम क्या उम्मीद रखें कि वो शफाफियत किसी भी काम में ला सकते हैं। मतलब इनकी तो ओवरऑल जो यानी हुकूमत बनना, इनका जो मैंडेट, वो सब जिस तरह से है उसके ऊपर सबको पता है कि जिस तरह बड़े बड़े सवालिया निशान है, और फिर उस मैंडेट को बरकरार रखने के लिए जो जो कुछ वो कर रहे हैं, जाहिर है वो शफाफियत तो नहीं हो सकती। भले वो रिटायर्ड जजों को लगाने के लिए, ट्राइब्यूनल्स को रोकने के लिए काम से जो कानून साजियां की गई हों, मखसूस नशिस्तें हथियाने के लिए जो कानून साजियां की गई हों, 63A का जो एक रिव्यू लेकर उसका फैसला बदलवाया गया हो, उसके लिए जो शफाफियत आपने देखी है, तो इसमें मतलब कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसके ऊपर शफाफियत का शीन भी कोई गुजरा हो। तो ये तो एक मजाक है। सबको पता है कि ये सब सिर्फ किस लिए हो रहा है, और अब अभी सिर्फ इनको एक चीज पे नाकामी जो थोड़ी नजर आ रही है कि जी काजी साहब या जिस चीफ जस्टिस के साथ वो कंफर्टेबल थे या उन्हें लग रहा था कि शायद उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती, उनका जाने का वक्त आ रहा है। तो अब इनकी बदहवासियां आप देखें, इनके मिनिस्टर से बात नहीं हो रही होती इस मौजू के ऊपर, इतना इन्हें खौफ है। हालांकि मैं ये समझती हूँ बिला वजह का खौफ है, मैं बिल्कुल ये एंटिसिपेट नहीं कर रही कि कोई भी उनकी जगह चीफ जस्टिस होगा या कोई भी और अगर तब्दीलियां आती हैं तो वो कोई एकदम हुकूमत गिर जाएगी या इस तरह की कोई सिचुएशन मैं बिल्कुल भी नहीं देख रही। लेकिन ये लोग इस कदर, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये पता नहीं, मुझे लग रहा है पूरा दरख्त ही इनकी दाढ़ी में अटका हुआ है कहीं के। ये इस कदर खौफजदा हो गए कि पता नहीं ट्राइब्यूनल्स बन जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये असल में जब आपको पता होता है कि आपके पास मैंडेट मशकूक है, आपके हाथ साफ नहीं है, तो फिर ये होता है। तो शफाफियत का तो भाई इससे कोई लेना देना दूर पार का ही नहीं है। नाजरीन, एक छोटे से ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा।